जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस छोटे से इंपॉर्टेंट वीडियो में हम कुछ नया जानेंगे। जी हाँ, हम दो ऐसे अलग शब्दों या कह लीजिए अलग आइडियोलॉजीज या कह लीजिए अलग विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, जिनकी बातें तो हम सभी करते हैं, अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं, लेकिन इनका सही और सटीक मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बातें तो इन दोनों शब्दों की बहुत करते हैं, वो चाहे सोशलिज्म हो, वो चाहे कम्युनिज्म हो, वो चाहे समाजवाद हो, वो चाहे साम्यवाद हो। जी हाँ, इन शब्दों को आपने भी खूब सुना होगा, खूब बोला होगा, लेकिन इनका जब बात आती है इनका सही मतलब बताने की, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये कैसे समाज की बात करते हैं, तो बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे, और आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप भी उन सबको बखूबी बता पाएंगे कि समाजवाद क्या होता है और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद क्या होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशलिज्म यानी समाजवाद, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, भले ये दोनों शब्द या दोनों ही विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन इनका उद्देश्य यानी इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है। जी हाँ, ये इक्वालिटी की बात करती हैं। जी हाँ, ये एक ऐसे समाज की बात करती हैं जहां पर सभी लोग समान हो, ठीक है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो, कोई भी ऊंच नीच वाली भावना ना हो, कोई भी जाति प्रथा ना हो। जी हाँ, ये दोनों ही शब्द या दोनों ही विचारधाराएं अलग जरूर हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कोई कि भाई सोशलिज्म या कम्युनिज्म कहना क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे भाई कि ये एक ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति समान हो। और पहली बात, ये व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देती है। जी हाँ, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो सोशलिज्म हो चाहे वो कम्युनिज्म हो, वो व्यक्ति से ज्यादा पूरे समाज की बात करता है, ठीक है, और उनकी समानता पर बल देता है, कोशिश करता है। इसकी मूल जो कोशिश है, ठीक है, इसका जो मूल भावना है, कहना क्या चाहता है ये, तो ये एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जहां पर सभी लोग समान हों। चलिए भाई, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं, उद्देश्य तो एक ही है। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि चाहे गांधी जी हो चाहे भगत सिंह हो, एक चाहे नरम दल हो एक चाहे गरम दल हो, एक तरफ गांधी जी को रखिए, पंडित नेहरू को रखिए, एक तरफ आप भगत सिंह को रखिए और चंद्रशेखर आजाद को रखिए। आप भी जानते हैं एक गरम दल के हैं एक नरम दल के हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, आजादी, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। बस वही बात यहां समझनी है। सोशलिज्म भी समानता लाना चाहता है समाज में, कम्युनिज्म भी समानता लाना चाहता है समाज में, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है, तो उन्हीं को समझना है कि रास्ते क्या है। चलिए अब देखिए, सोशलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि इसकी बात कहां होती थी भाई, तो भगत सिंह का नाम आपको सामने आता होगा, ठीक है, गांधी जी सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे, ठीक है, इस विचारधारा के फॉलोवर को सोशलिस्ट बोला जाता है, ठीक है, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले को सोशलिस्ट बोला जाता है, और कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले को क्या बोला जाता है, कम्युनिस्ट बोला जाता है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब जब भी समाजवाद की बात आती है तो हमारे दिमाग में भगत सिंह हो, वो चाहे पंडित नेहरू हो, वो चाहे गांधी जी हो, वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, इनकी तस्वीर सामने आती है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक सोशलिस्ट थे, ये समाजवाद के फॉलोवर थे। ये किस विचारधारा को मानते थे सही, तो सोशलिज्म को, ठीक है। एक अगर आपको लाइन में कोई कहे कि एक लाइन में हमें बताओ कि सोशलिज्म है क्या, समाजवाद है क्या, तो एक लाइन में आप जानिए कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, याद रखिए, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है भाई, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, लेकिन प्रत्येक को उसके काम के अनुसार ही वेतन मिलेगा, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया होगा, जितना वो काम करेगा उस हिसाब से वेतन मिलेगा। यानी कि सीधे से समझिए, समाजवाद कहता है कि हमारा जो समाज होगा, यानी समाजवाद विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग क्या कहते हैं भाई, कि हम जिस समाज की स्थापना कर रहे हैं उस समाज में प्रत्येक को, जो भी व्यक्ति रहेंगे उस समाज में, सबको भैया अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जितनी उनकी एबिलिटी है उतना काम करेंगे, ठीक है, और उन्हीं के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत काम करता है, 10 घंटे काम करता है तो उसको 10 घंटे का वेतन दिया जाएगा, कोई 6 घंटे काम करता है तो उसको 6 घंटे का वेतन दिया जाएगा। सही है कि नहीं? जी हाँ, तो समाजवाद यही कहता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, यहां तक तो बात सही है भाई, जो जितना कर्म करेगा उसे उतना ही फल मिलेगा। चलिए भाई, अब समाजवाद समाज में समानता को लाने के लिए, ठीक है, समानता को लाने के लिए राज्य नामक संस्था का क्या करता है, सहयोग लेता है। अब वो राज्य नामक संस्था आपको बता चुके हैं, कोई भी पावरफुल संस्था जो अपने नियम कानून बनाती हो, जो पावर में हो, ठीक है, सरकार भी हो सकती है, ठीक है, कोई बड़े
व्यक्ति, बड़ी संस्था भी हो सकती है। तो सोशलिज्म कहता है कि हम समाज में समानता की स्थापना करने के लिए राज्य नामक संस्था का सहयोग लेंगे। जी हाँ, ये कहता है कि हम सहयोग लेंगे किसका? राज्य नामक संस्था का। यानी राज्य वो संस्था है जो ऐसे नियम कानून बनाएगी जिससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति में समानता है। जी हाँ, ठीक है, और असमानताएं दूर हो। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से ये क्या करना चाहता है? शांति की स्थापना करते हुए समाज में समानता लाना चाहता है। याद रखिएगा, ये समानता कैसे लाना चाहता है? तो राज्य का साथ सहयोग पाकर, ठीक है, उससे अलग नहीं, बल्कि ये चाहता है कि राज्य हमारा सहयोग करे। ठीक है, समाजवाद यानी सोशलिज्म की विचारधारा को जो फॉलो करते हैं वो चाहते हैं कि राज्य हमारा सहयोग करे, वो एक ऐसी नीति को बनाए जिससे समाज में क्या हो? सभी लोग बराबर हो। क्योंकि इनका मूल उद्देश्य क्या था भाई? समाज की स्थापना कैसी हो? एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो समान हो। ठीक है, जहां सभी लोग समानता में रहे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग भेद कुछ नहीं, सब बराबर। लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या कहता है कि भाई फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और उसके कार्य के अनुसार ही हम उसे वेतन देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो समाजवाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे अपनी क्षमता के अनुसार, उसके अनुसार हम उसे वेतन देंगे। भाई आज के दिन यही लागू है भारत में। ठीक है, दूसरी चीज ये कहता है कि हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, तो समानता लाने के लिए हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे, ठीक है, जो कि राज्य है पहले से ही, एक संस्था होगी जो राज्य नामक जो संस्था है उसका हम क्या करेंगे? सहयोग लेंगे अपने समाज को समानता की स्थापना कराने के लिए। ठीक है, तो समाज में समानता की स्थापना कराने के लिए समाजवाद क्या करता है? राज्य नामक संस्था का सहयोग लेता है। ठीक है, और क्या करता है भाई? कहता है कि राज्य वो संस्था होगी जो हमारे समाज को समान करने के लिए, हमारे समाज में समानता स्थापित करने के लिए, लोगों में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए वो अलग अलग नीतियां बनाएगी। जैसे सभी लोग पढ़ते रहे, सर्व शिक्षा अभियान चलता है। ठीक है, आज के समय में सोशलिज्म, देखिए आपको अभी जो मैं बता रहा हूं आपको लग रहा होगा ये तो अलग है भाई, आप भी जानते हैं कि ये विचारों का खेल है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी गांधी जी और गोडसे पर, दोनों में वैचारिक युद्ध था। ठीक है, कोई गलत नहीं थे, वो भी भारत मां को प्रेम करते थे, गांधी जी भी भारत मां को प्रेम करते थे, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद था। इसीलिए आज के समय में गांधी जी अच्छे हैं और नो डाउट गोडसे खराब है। भाई अगर तुम्हें गोली चलानी थी तो तुम किसी अंग्रेज को मार दिए होते, पहले गांधी जी को मार दिया। भाई देश के लिए क्या नहीं किया, एक बूढ़ा आदमी और क्या कर सकता है? ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही गुस्सा लगी थी तो मार देते किसी भी अंग्रेज को। ठीक है भाई, तो गांधी जी का अलग अस्तित्व है, अलग उनकी महानता है, उनके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकते, महान है वो। लेकिन गोडसे ने जो किया वो उनकी सोच तक नहीं था, तो दोनों में सोच अलग अलग थी। उसी तरह भगत सिंह की भी सोच अलग थी, तो उनके हिसाब से समाजवाद की डिफिनेशन कुछ और होगी। गांधी जी की सोच अलग थी, तो उनके हिसाब से समाजवाद की डिफिनेशन कुछ और होगी। तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या बता रहे हो। ठीक है, ये हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं सोशलिज्म का, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि वन लाइन में बताओ भाई कि समाजवाद है क्या, तो आप बताएंगे समाजवाद एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जहां सभी क्या रहे? समान रहे, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना जहां हर व्यक्ति क्या रहे? समान रहे। दूसरी बात ये कहता है कि हम जिस समाज की स्थापना करेंगे उस समाज में सभी व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा और जितना वो कार्य करेंगे उसके हिसाब से उन्हें वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये है, और ये साथ ही साथ अपने समाज में समाजवाद, अपने समाज की जब स्थापना करेंगे तो उसमें राज्य नामक संस्था का सहयोग लेंगे। जी हाँ, कि वो क्या करे? कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे देश में क्या हो या उस समाज में क्या हो भाई? असमानता दूर हो, व्यक्तियों में असमानता दूर हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था समाजवाद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। देखिए, जब भी आप साम्यवाद या कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ लोगों की तस्वीरें जरूर आती होंगी। सबसे पहले तो आपको कार्ल मार्क्स याद आते होंगे, लेनिन याद आते होंगे। ठीक है, साथ ही साथ रशियन रेवोल्यूशन याद आता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको चाइना भी याद आता होगा कि वो वही कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो आइए इस शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के लिए जो शब्द हैं इनका अलग अलग मतलब है। ध्यान से, हर व्यक्ति के लिए इन शब्दों का मतलब अलग अलग है। वैचारिक मतभेद हमेशा से रहा है। ठीक है, तो हम एक सिंपल, एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हम उससे समझेंगे। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, भाई ये भी क्या कह रहा था कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो क्या हो? जहां सभी व्यक्ति में समानता हो, और ये व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते थे और उसकी समानता पर बल देते थे। ठीक है भाई, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, दोनों का उद्देश्य सेम था, रास्ते अलग अलग थे। आपको भी पता है ये विचारधाराएं हजारों साल से चली आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक तरीका हमें मिला साम्यवाद को पढ़ने का, उसको समझने का, वो कब से मिला? तो वो 1848। ठीक है भैया, एक किताब आई, नाम है उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आई भैया? 1848 में। जी हाँ, इसके लेखक कौन थे? इसे लिखने वाले भी, अब जो जिसने लिखा है वो किस विचारधारा को फॉलो करता रहा होगा? कम्युनिज्म को। ठीक है, तो वो एक कम्युनिस्ट था, नाम था उनका कार्ल मार्क्स, सभी ने सुना उनका नाम। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इस बुक को लिखा और इसमें कम्युनिज्म के बारे में, इस विचारधारा के बारे में समझाया। ठीक है भाई, अब समझते हैं कि उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक युग में समाज किन दो वर्गों में बटा है भैया? तो शोषक और शोषित। जी हाँ, उनके अनुसार समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा रहा, एक शोषक, एक शोषित। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि समाज बटा था? जब हम समाजवाद पढ़ रहे थे यानी सोशलिज्म पढ़ रहे थे तो वहां तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन इनके हिसाब से समाज दो वर्गों में बटा था। कैसे? देखिए भाई, जब ये किताब लिख रहे थे 1848 में, तो उस समय दौर कौन सा चल रहा था, दुनिया में हो क्या रहा था? तो दुनिया में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था भैया, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, हर तरफ मशीनरीज थी। ठीक है, लेबर से खूब काम कराया जा रहा था, 12-18 घंटे खूब काम कराया जा रहा था, पर उनकी पेमेंट ना के बराबर दी जा रही थी। ठीक है, और अमीर लोग या जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास मशीनरीज थी या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जिनके पास स्वामित्व था, ठीक है, यानी उत्पादन के साधन जिनके पास थे, जिनके पास हैवी मशीनरीज थी, वो क्या थे भाई? फैक्ट्रीज के मालिक होते थे, वो बड़े बड़े लोग होते थे, और वो उन लेबर यानी मजदूर वर्ग के लोगों को क्या करते थे? हमेशा उनका शोषण करते थे। तो इनके दिमाग में आया कि भैया ये कैसा समाज है? ये एक ऐसा समाज है जहां दो वर्ग के लोग रह रहे हैं, एक शोषक जो शोषण कर रहे हैं, यानी जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जिनके पास क्या है? स्वामित्व है, वो हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग कहलाए शोषक, और जिनके यानी मजदूरों के ऊपर जिनके ऊपर शोषण हो रहा था, ठीक है, वो क्या कहलाए? शोषित कहलाए। ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार समाज यानी कह लीजिए साम्यवाद विचारधारा के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा रहा भैया? शोषक और शोषित। ठीक है, अब इनका कहना है कि जो भी ये शोषक हैं, यानी जिनके पास भी ये उत्पादन के स्वामित्व जो साधन का स्वामित्व है, ठीक है, या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनका संरक्षण कर रही है वो राज्य नामक संस्था। जी हाँ, वो मोनार्की कह लीजिए या कोई भी राजा या कोई भी जो भी उनका शोषण कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहा है कौन? ये राज्य नामक संस्था। ठीक है, ये वही राज्य नामक संस्था है जो समाजवाद ने जिसे यूज किया था, ठीक है, अपनी नीतियों को फैलाने के लिए। लेकिन यहाँ जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि ये जितने लोग मजदूरों पर क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, ठीक है, वो क्या है भाई? शोषक लोग, उनको संरक्षण दे रहा है ये राज्य। ठीक है, अगर हम इस राज्य नामक संस्था को खत्म कर दें तो जितने भी स्वामित्व हैं, यानी जिनके पास मशीनरीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके मालिकों का कोई संरक्षण, कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा, तो हम उन पर आसानी से अंकुश लगा पाएंगे। तो इनका मेन उद्देश्य है साम्यवादी विचारधाराओं के फॉलोअर का मेन उद्देश्य क्या रहता है भैया? कि ये राज्य नामक संस्था को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तभी इनको अपना अधिकार मिलेगा। ये समझ गए हैं कि ये जितने भी अमीर बिजनेसमैन लोग हैं, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? वहां का राजा या वहां की सरकार। तो ये कहते हैं पहले इस सरकार को ही खत्म करो। जब इस सरकार को ही खत्म कर दोगे तो बचेगा कौन? उसको, वो तो चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं, अमीर लोग, ठीक है, और मजदूरों की संख्या बहुत भारी है। तो ऐसा होगा कि जब उनका प्रोटेक्टर ही नहीं रहेगा, उनका बचाने वाला ही नहीं रहेगा, तो हम आसानी से उन पर जीत पालेंगे। तो साम्यवादी विचारधारा में समाज दो वर्ग में बटा, एक शोषक, एक शोषित। और शोषित वर्ग का कहना है कि शोषक जो होते हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करता है कौन? सरकार या मोनार्की या वहां जो भी व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर हम उसे खत्म कर देंगे तो ये बचेंगे। तो इनका मेन उद्देश्य, इनका मेन लक्ष्य क्या हो जाता है कि सबसे पहले ये राज्य नामक संस्था को हटाएंगे। और इनका मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब शोषक और शोषित के मध्य संघर्ष होगा। जी हाँ, और उस संघर्ष में जीतेगा कौन? तो शोषित वर्ग ही जीतेगा, यानी मजदूर वर्ग ही जीतेगा। जी हाँ, इनका यही मानना है कि ये जो समाज दो वर्ग में बटा हुआ है, तो जब राज्य नामक संस्था को हम खत्म कर देंगे तो बचेगा कौन? शोषक और शोषित। शोषक को हम खत्म करेंगे, क्यों? जो शोषक होंगे वो बहुत रत्ती भर होंगे, 2, 4, 10, 15 होंगे, जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होगा, यानी फैक्ट्रीज होगी, मशीनरीज होगी, ठीक है, और वो हम पर जब क्या लगाएंगे? अतिक्रमण लगाएंगे, हम पर दबाव डालेंगे, हमसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ होगा मजदूर वर्ग जो उन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो एक दिन ऐसा जरूर होगा जब ये मजदूर वर्ग उन पर अटैक करेगा और शोषक खत्म हो जाएंगे, और तब हमें जीत मिलेगी, और तब हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। तो सबसे बड़ा अंतर आपको समझ में आएगा कि जहां समाजवाद विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम राज्य का, हम अपनी समानता के लिए अपने एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां समानता होगी, और उस समानता की स्थापना करने के लिए हम स्टेट यानी राज्य नामक संस्था का सहयोग लेंगे। वही ये कह रहे हैं साम्यवादी विचारधारा के फॉलोअर कि हम राज्य नामक संस्था को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, और इनका कहना है समाजवाद का कि जहां ये शांतिपूर्ण तरीके से समाज में समानता लाना चाहते हैं, वहीं पास साम्यवादी विचारधारा का कहना है कि भैया एक दिन जरूर संघर्ष होगा, किसमें? शोषक और शोषित वर्ग में। ठीक है, और जीत उसमें शोषित वर्ग की होगी, मजदूरों की ही होगी। ठीक है, और
तब जाके वो समानता की स्थापना होगी उनके समाज में और वो एक साम्यवादी समाज बनेगा। ठीक है, तो अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि साम्यवादी है क्या, एक साम्यवादी समाज है क्या, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ठीक है, यहां क्या कह रहा था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। यहां कह रहा था प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना है और जितना वो काम करेगा उसी के हिसाब से उसको वेतन मिलेगा। ठीक है भाई, ये बात सही भाई, जितना हम काम करेंगे उतना वेतन मिलेगा। यहां क्या कह रहा है भैया, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा तो उसको आवश्यकता के अनुसार ही वेतन मिलेगी। जी हाँ, यहां तो बड़ी समस्या है भैया। मान लीजिए मैं बहुत काम करता हूं, ठीक है, बहुत काम करता हूं, लेकिन मेरी जरूरतें बहुत कम है। ठीक है, मेरी जरूरतें कुछ ज्यादा खास नहीं क्योंकि मेरा परिवार बहुत छोटा है। ठीक है, तो उसको भाई उसी हिसाब से क्या करेगा साम्यवादी समाज, भाई तुम अकेले आदमी हो, तुम्हें उतना ही वेतन मिलेगा, भाई तुम 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जो काम केवल 5 घंटे किया हो लेकिन उसका परिवार है 20 लोगों का, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट यानी उसकी आवश्यकताएं ज्यादा, जब उसकी नीड्स ज्यादा है तो उसे क्या मिलेगा भैया, वेतन भी उसी हिसाब से मिलेगा यानी ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है यहां लोगों में क्या कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एक तरफ जहां समाजवाद में कंपटीशन है बाबू, देखिए आपसे कह रहा है वो कि आप जितना काम करेंगे उतना वेतन, तो यहाँ एक लोगों के अंदर क्या होगा, इस समाज में रहने वाले लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन एक कॉम्पिटिटिव क्या होगी, भावना जागृत होगी कि वो आगे बढ़ेंगे, वो जितना काम करेंगे उतना वेतन, जो जितना काम करेगा उतना वेतन, आप एग्जाम जितना ज्यादा अच्छा लेवल पे क्रैक करेंगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, उसी तरह लेकिन यहाँ साम्यवादी विचारधारा में क्या है भैया, जिसकी जितनी जरूरत है उतना मिलेगा, भले तुम बहुत काम कर लियो, ठीक है, लेकिन जरूरत के अनुसार। इसलिए यहां कंपटीशन की भावना खत्म, यानी ये देश पीछे होता जाएगा। ठीक है, ये समाज पीछे होता जाएगा। इसीलिए साम्यवादी जो विचारधारा का समाज होता है वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता है, बल्कि बहुत छोटी जगह पर है, क्योंकि इनका कहना है ये एक मनी लेस, स्टेट लेस, ठीक है, राज्य की कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं होगा, सब बराबर है, कोई पैसा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यही कारण है कि जब सब बराबर हो जाएंगे तो लीडर कौन होगा, पावर वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, यानी जो एक लीडर की जगह होती है वो खाली हो जाएगी। जब लीडर की जगह खाली हो जाएगी तो यहां पास इन्हीं समाज के शोषित वर्ग में से एक बंदा उठेगा जो तानाशाह बन जाएगा। ठीक है, और इन्हीं पर क्या करने लगेगा, जुल्म करने लगेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था, ऐसे विचारधारा के लोग जहां पर होंगे या ऐसा समाज की जहां स्थापना होती है वहां तानाशाही उत्पन्न होने के क्या हो सकते हैं, कुछ प्रभाव हो सकते हैं कि वहां क्या उत्पन्न हो जाए, तानाशाही। लेकिन इस समाज में कभी भी तानाशाही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला तो यही आप बताइए, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समाजवाद में जो जिस समाज में रहने वाले लोग क्या करें भाई, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें और उसके हिसाब से उन्हें वेतन मिलेगा। ठीक है भैया, ये तो ठीक है। कम्युनिज्म में क्या होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। भैया सबको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा और प्रत्येक को उसकी जरूरत के अनुसार ही पैसा मिलेगा। तो ये समाज उसकी बात करता है। दोनों में एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, समाजवाद राज्य का क्या करना चाहता है, सहयोग लेना चाहता है समाज में समानता लाने के लिए, जबकि साम्यवाद क्या कहता है, इसकी मूल विचारधारा ही कहती है, यानी कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही क्या कहता है कि भैया समाज में जो राज्य नामक संस्था है उसका हम साथ ही नहीं देंगे। ठीक है, बल्कि उसका विरोध करेंगे, उसे नष्ट करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य ही है उसे खत्म करना। ठीक है, और इनके हिसाब से जहां समाजवाद में समाज किन्हीं वर्गों में बटा नहीं था, लेकिन साम्यवाद में समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक था शोषित वर्ग, एक था शोषक वर्ग। ठीक है, तो ये अंतर थे। यहां पास लीडरशिप हमेशा बनी रहेगी, जबकि कम्युनिज्म में लीडर क्या होंगे, पावर वैक्यूम होने के कारण, यानी जब सब बराबर ही हो जाएंगे तो ऊपर कौन होगा, उनको लीड कौन करेगा, उसी लीडरशिप की जो कमी हो जाएगी उसी में एक डिक्टेटर पैदा हो जाता है। ठीक है, इस समाज में एक डिक्टेटर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये समाज बहुत बड़े लेवल तक स्केल नहीं कर पाता है, जबकि किसकी अपेक्षा, सोशलिज्म यानी समाजवाद की अपेक्षा। ठीक है, तो यही थे बेसिक अंतर। ठीक है, कम्युनिज्म में आपको कार्ल मार्क्स को फादर कहा जाता है। ठीक है, साम्यवाद का फादर किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है भैया, समाजवाद का साम्यवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को। उन्हीं की बुक थी कौन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए भाई, और फिर आगे जब रशियन रेवोल्यूशन होता है तो आपका कौन आते हैं भैया, बताइए, लेनिन आते हैं। ठीक है, तो लेनिन भी कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो एक कम्युनिस्ट होते हैं, वो भी उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। लेकिन आप कह लीजिए टोटली कार्ल मार्क्स को मानते हैं तो ऐसा नहीं है, उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो हर युग में विचारधाराओं में अंतर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में अंतर समझ में आया होगा, दोनों को आप बता पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।